बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये हमने पढ़ लिया था कि स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा, इस क्लास में हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इट मीन्स कि जो हमने क्या देखा था, आई बैंड और ए बैंड। क्या देखा था बेटा? आई बैंड और ए बैंड। आई बैंड और ए बैंड जब हमने देखा था तो हमने उसमें देखा था कि जो आई बैंड होता है, जो आई बैंड होता है उसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो ए बैंड होता है उसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन दोनों प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी? एक्टिन प्रोटीन की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एक्टिन प्रोटीन की। तो एक्टिन प्रोटीन की जब अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये थिन होती है, लॉन्ग होती है और इलास्टिक होती है। कैसी होती है? थिन होगी, लॉन्ग होगी और इलास्टिक, इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देन द एक्टिन प्रोटीन इज कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, 3 तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन के 2 थ्रेड होते हैं। समझना है ना? ये ट्रोपोमायोसिन के 2 थ्रेड हैं जो कि कैसे हैं? एक दूसरे स्पाइरली कॉइल्ड, एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं? स्पाइरली कॉइल्ड। जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी ना बेटा, तो इस तरह से ये भी क्या होते हैं? ये ट्रोपोमायोसिन के 2 थ्रेड होते हैं जो कि कैसे होते हैं? स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। और इस ट्रोपोमायोसिन के चारों तरफ, इस ट्रोपोमायोसिन के चारों तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन एफ एक्टिन प्रेजेंट होती है। ये दिखाई दे रही है यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं? ये बेटा एफ एक्टिन। ये कौन सी प्रोटीन होती है? एफ एक्टिन होती है, जो कि कहाँ पे? इस ट्रोपोमायोसिन के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, कहीं कहीं पर प्रेजेंट एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है विच इज ट्रोपोनिन। वो कौन सी होती है? ट्रोपोनिन प्रोटीन। और ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है बेटा, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, जो कि एक कैल्शियम आयन के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराती है, दूसरी इनहिबिटर होती है, और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है। समझ में ना, कि एक ट्रोपोमायोसिन के लिए अटैच होता है, दूसरा जो होता है इनहिबिटरी होता है, तीसरा कैल्शियम आयन के लिए कैसा होता है? अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराता है। अगर हम इस ट्रोपोनिन को हटाते हैं या एक्सपोज करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके नीचे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। जैसे ही ट्रोपोनिन प्रोटीन यहाँ से रिमूव होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन को जैसे ही यहाँ से रिमूव होती है, तो इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के नीचे क्या होता है बेटा? इसके नीचे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होंगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ठीक। अब अगर अपन बात करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, ये जो इसका मतलब यहाँ पे हमने ये कंप्लीट क्या होती है? ये कैसी? ये लॉन्ग है, ये थिन है। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी है, and it is composed of 3 components: tropomyosin, 2 threads of tropomyosin which are spirally arranged, and the globular protein F actin arranged around the tropomyosin. ठीक है, और इस ट्रोपोमायोसिन पर कहीं कहीं पर ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। और इस ट्रिपलेट के नीचे, मतलब इस ट्रोपोनिन के नीचे जो होता है वो क्या? मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी बेटा? ये हमने एक्टिन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी? मायोसिन की। अगर हम बात करें किसकी? मायोसिन प्रोटीन। तो जो बेटा मायोसिन प्रोटीन होता है वो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो होता है ये थिक होता है, थिक होता है और इनइलास्टिक। कैसा होता है? इनइलास्टिक। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट एक्टिन का क्या होता है? जस्ट अपोजिट।
ठीक है। अब ये जो बात करते हैं बेटा, हमने तो यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बट द मायोसिन इज अ कॉम्प्लेक्स या पॉलीमर। मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। तो यहाँ पे बेटा ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है क्या होता है बेटा, ये मीरोमायोसिन की है। मीरोमायोसिन किसकी स्ट्रक्चर है ये, मीरोमायोसिन। कि ये जो मीरोमायोसिन, बिकॉज मायोसिन इज द पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, इसमें काफ़ी सारे मीरोमायोसिन के सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसे, किसकी बात करें हम, ये मीरोमायोसिन। तो ये जो बेटा मीरोमायोसिन होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है टेल पार्ट। 2 पार्ट से बना हुआ होता है, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। और इसका जो हेड पार्ट होता है, मीरोमायोसिन का जो हेड पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, हैवी। छोटा होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन कैसा होता है, हैवी। सो इट इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन। इट इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है बेटा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मीरोमायोसिन के। मीरोमायोसिन के 2 पार्ट होते हैं, कौन सा, एक तो हेड पार्ट होता है, दूसरा टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट होगा और टेल पार्ट होगा। तो जो हेड पार्ट होता है, जो हेड पार्ट होता है वो कैसा होता है, हैवी होता है बेटा। सो इट इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन। और इस हेड पार्ट के ऊपर, ये जो हेड दिखाई दे रहा है बेटा, इस हेड पार्ट के ऊपर 2 तरह की साइट प्रेजेंट होती हैं। एक जो साइट होती है वो कौन सी होती है, एक तो होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। ध्यान रखना बेटा, अपोजिट है कि मायोसिन के ऊपर क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन के ऊपर क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। गॉट इट? इट मीन्स द हेड पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन कंटेन्स एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, एंड द हेड पार्ट इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन बिकॉज इट इज हैवी। ठीक है, एंड द टेल रीजन इज लाइटर देन हेड रीजन, so it is called light मीरोमायोसिन. Tail region is light as compared to head part, so it is called light मीरोमायोसिन. ठीक है, तो बेटा ये जो क्या होती है, ये इसकी दोनों की स्ट्रक्चर होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बेटा यहाँ पर बात कर रहे हैं, मायोसिन और एक्टिन के। तो एक्टिन जो होती है वो कैसी होती है, हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली। इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ट्रोपोमायोसिन, एफेक्टिन एंड ट्रोपोनिन, एंड द मायोसिन is the polymer of मीरोमायोसिन। किसका होता है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है। केवल एक ही कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड रीजन होता है, दूसरा टेल रीजन होता है। हेड रीजन हैवी होने की वजह से हैवी मीरोमायोसिन, और इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो ये हमने बात कर ली किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब हम देखते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है। एंड नाउ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि ये जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेटा एनर्जी चाहिए होती है, रिलैक्सेशन अपने आप हो जाता है। तो लेकिन अगर अपन बात करें कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता किस तरह से है, तो सबसे पहले बात क्या होती है बेटा, कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसके अकॉर्डिंग, एक थ्योरी होती है बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। द मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा कि ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें जो इम्पल्स आएगा वो किसके थ्रू आएगा बेटा, वो आएगा नर्वस सिस्टम से। किसके, कौन से नर्व के थ्रू आएगा, मोटर नर्व के थ्रू। बात समझ में है ना, क्योंकि ये कैसे बेटा वॉलंटरी होती हैं, ये फंक्शन कैसे होते हैं, वॉलंटरी फंक्शन करती है। सो द इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स और रिसीव्ड बाय मोटर नर्व। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बेटा, मोटर नर्व के थ्रू।
ठीक है। कहाँ से? ब्रेन से। कहाँ से आ रहे? ब्रेन से आ रहे हैं। और कहाँ तक आएंगे बेटा? उस पहले तो अगर हम बात करें कि मोटर नर्व के थ्रू अगर अपन बात करते हैं किस तरह से आते हैं, तो ये बेटा ये नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि जैसे ये हमने बना दिया, ये हमने जैसे एक बात कर ली किसकी, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक न्यूरॉन की, क्योंकि नर्वस सिस्टम की बात है, मोटर न्यूरॉन से आ रहा है। तो मोटर न्यूरॉन से बेटा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने देख रखी थी कि न्यूरॉन में जो होते हैं वो क्या? साइटोन होता है, प्रोसेसेस होते हैं, डेंड्रॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन। नाम सुने हुए ना? डेंड्रॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन होता है। और एक्सॉन के जो टर्मिनल एंड होते हैं, एक्सॉन आगे जाकर के ब्रांच हो जाता है एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड टीलोडेंड्रॉन। उन ब्रांचेस को अपन क्या कहेंगे? टीलोडेंड्रॉन। और ये जो टीलोडेंड्रॉन होते हैं बेटा, इनके जो एंड्स होते हैं, टीलोडेंड्रॉन्स के जो टर्मिनल एंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक नॉब की तरह होते हैं, बटन शेप्ड। कैसे होते हैं? एक नॉब की तरह होते हैं। और इसको अपन कहते हैं क्या? इसको हम कहेंगे बेटा सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये देखते हैं किस तरह से इम्पल्स किस तरह से आएगा और इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं बेटा, ये क्या है? सिनेप्टिक नॉब। जब सिनेप्टिक नॉब की स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेटा इस सिनेप्टिक नॉब में क्या है? इस सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या है इसके अंदर? सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सिनेप्टिक नॉब होती है बेटा, इस सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं और सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या भरा हुआ होता है? अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा होता है बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर सच एज एसिटाइल कोलिन। इसमें क्या भरा हुआ होता है? न्यूरोट्रांसमीटर और एसिटाइल कोलिन। सो एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इसके बाद में ये जो बेटा कौन, ये जो ये कौन है? हम इसको कह सकते हैं कि ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन का टीलोडेंड्रॉन का जो सिनेप्टिक नॉब है, ये जो सिनेप्टिक नॉब है ये बेटा किसके जंक्शन में होती है? ये मसल फाइबर के जंक्शन में होती है। दिस इज मसल सेल या मसल फाइबर। ठीक है, और ये जो मसल फाइबर है बेटा ये क्या है? और ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ये सार्कोलिमा। ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सार्कोलिमा। ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं बेटा कि ये जो एक नर्व सेल है, न्यूरॉन है और एक मसल सेल है, आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं? किस तरह से होते हैं? जंक्शन में होते हैं। एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, इसके दो नाम है बेटा। ठीक है, कि देखो हम इस चीज़ का हमें ये भी पता है कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के जंक्शन में होता है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के जंक्शन में होता है, देन इट इज कॉल्ड सिनेप्स। तब उसको अपन क्या कहेंगे? सिनेप्स। लेकिन जब एक न्यूरॉन जब किसी मसल सेल के या मसल फाइबर के जंक्शन में होता है, देन इट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पे एक जंक्शन है, जंक्शन हो रहा है। इस जंक्शन में ये जो मेम्ब्रेन होती है जो कि टीलोडेंड्रॉन के जो इस जंक्शन में पार्ट ले रही है, विच इज कॉल्ड प्री न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन। न्यूरो मस्कुलर मेम्ब्रेन। और ये जो इसकी सार्कोलिमा का वो पार्ट जो कि इस जंक्शन में पार्ट ले रहा है, पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन। पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन। बात समझ में ना बेटा कि ये जो है ये कौन? ये टीलोडेंड्रॉन का जो सिनेप्टिक नॉब की वो मेम्ब्रेन जो कि इस जंक्शन में पार्ट ले रही है, विच इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो सार्कोलिमा का वो पार्ट जो कि इस जंक्शन में पार्ट ले रहा है वो पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होती है बेटा, इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बात समझ में आ गई? ये हम क्या देख रहे हैं बेटा? इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और ये जो पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, इस पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। और ये किसको रिसीव करते हैं बेटा? ये
एक्टिवेटेड एसिटाइल कोलिन को, जिनके पास इम्पल्स होता है। ठीक है ना बेटा। तो अगर अपन बात करते हैं, देखो इसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली कि ये जो है ये बेटा ये है मोटर एंड प्लेट, इसको अपन क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट। अब बेटा अब इसमें किस तरह से इसके फंक्शन होते हैं, किस तरह से ये, अब देखते हैं बेटा। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखो बेटा ये जो है यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन से क्या आ रहा है, इम्पल्स। तो जैसे ही इम्पल्स इस सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन तक आता है, जैसे ही इम्पल्स इस सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन तक आता है, ये जो है ये सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कैल्शियम आयंस के लिए परमिएबल हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये जो है किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए कैसे हो जाती है, परमिएबल हो जाती है। जिससे क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयंस जो होते हैं, कैल्शियम आयंस जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ये कैल्शियम आयन कहाँ पे, इस सिनेप्टिक नोब में एंटर करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही ना, कि जैसे ही इम्पल्स आएगा कहाँ पर, इस सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन तक, सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन तक जैसे ही इम्पल्स आएगा तो इस सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन होती है ये कैल्शियम आयन के लिए कैसे हो जाती है, परमिएबल हो जाती है। जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं वो इस सिनेप्टिक नोब में एंटर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नोब में एंटर करना शुरू करने का मतलब क्या है कि ये इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये जो इम्पल्स यहाँ पे आया है, इस इम्पल्स को ये कैल्शियम आयन ने रिसीव कर लिया और कैल्शियम आयन इस सिनेप्टिक नोब में एंटर करके ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इसके साथ अटैच होकर के इसको स्टिमुलेट करते हैं। किसको, स्टिमुलेट। इसका मतलब जो इम्पल्स है पहले इस मेम्ब्रेन पे था, फिर कैल्शियम आयन पे आ गया, अब ये मेम्ब्रेन, अब ये इम्पल्स कहाँ पे आ गया, सिनेप्टिक वेसाइकल के ऊपर, और सिनेप्टिक वेसाइकल से कहाँ पहुँच जाएगा, इसमें प्रेजेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है इन सिनेप्टिक वेसाइकल में, वहाँ तक पहुँच जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है कौन, ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, स्टिमुलेट होकर के इस सिनेप्टिक नोब में राउंड लगाने शुरू कर देगी। ठीक है, और एट लास्ट ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है, इस सिनेप्टिक वेसाइकल इस प्री न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर के और ब्रस्ट हो जाएगी। बात समझे ना, यहाँ पे पहले मूव करते रही, मूव करते करते यहाँ पे इस प्री न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गई, फिर क्या हो गया, यहाँ पे ये ब्रस्ट हो गई। और इसके ब्रस्ट होने से क्या होता है कि इसमें जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये कहाँ पे आ गए, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। कहाँ पे आ गए बेटा, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। बात समझ आ गई ना, पहले कहाँ थे, सिनेप्टिक वेसाइकल में, सिनेप्टिक वेसाइकल में से कहाँ से आ गए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, और अब ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल आयंस, इनके पास क्या है, इनके पास बेटा इम्पल्स है, इनके पास क्या है, उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स जो ब्रेन से आया है, मोटर नर्व के थ्रू आया है, वो कहाँ पे आ गया, वो अभी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। तो जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन कहाँ पे आता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन जो सार्कोलिमा का पार्ट होता है, इस पे क्या स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स इन्होंने क्या कर लिया, इन इम्पल्स को क्या, इन एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, अपने साथ अटैच करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, अपने साथ अटैच करके क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल कहाँ पे आ गए बेटा, इस रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, जिससे ये जो इम्पल्स है जो किसके पास था, जो एसिटाइल कोलिन के पास जो इम्पल्स था, ये इन्होंने किसको दे दिया, इस सार्कोलिमा को। इम्पल्स कहाँ पे आ गया, सार्कोलिमा के पास। बात समझ आ गई ना। ठीक है, कि किस तरह से इम्पल्स ब्रेन से आया है, ब्रेन से किसके थ्रू आया है, मोटर नर्व के थ्रू। कहाँ से आया है, ब्रेन से आया, कहाँ से, मोटर नर्व के थ्रू आया। ठीक है, क्योंकि अब अगर अपन बात करते हैं कहाँ तक पहुँचा, कि जैसे ही इम्पल्स देखो यहाँ पे आया, सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन तक आया, तो सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन तक जैसे ही आता है तो क्या होता है बेटा, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये किसके लिए, कैल्शियम आयंस के लिए कैसे हो जाती है, परमिएबल हो जाती है। जिससे क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे किसमें, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम आयन क्या करेंगे, इस सिनेप्टिक वेसाइकल से अटैच होंगे, मतलब इन कैल्शियम आयन जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं,
किसकी तरह काम करते हैं, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इन्होंने ये इम्पल्स कहाँ तक पहुँचा दिया, इस सिनेप्टिक वेसाइकल तक पहुँचा दिया। ठीक है, सिनेप्टिक वेसाइकल में कौन भरा हुआ है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बात समझे ना, कि जो किसको हो रहे हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि जो इम्पल्स को जो कि कहाँ से आया है, ब्रेन से, उसको एक जगह से दूसरे मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जांपल है कौन सा, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ से इम्पल्स कहाँ पे आ गया, इस एसिटाइल कोलिन के पास। कहाँ पे आ गया, इस एसिटाइल कोलिन के पास आ गया। इस एसिटाइल कोलिन के जैसे ही वो आता है तो ये क्या, जो सिनेप्टिक वेसाइकल स्टिमुलेट हो जाती है और इस सिनेप्टिक नोड में राउंड लगाना शुरू कर देती है। ठीक है, और राउंड आफ्टर सम टाइम द सिनेप्टिक वेसाइकल अटैच्ड विद द प्री न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन एंड ब्रस्ट, अटैच हो जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट में से क्या होता है बेटा, इसका जो एसिटाइल कोलिन है वो कहाँ पे आ गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो कि सार्कोलिमा का पार्ट होता है, इसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसको रिसीव करते हैं, एक्टिवेटेड न्यूरोट्रांसमीटर को। तो यहाँ पे इन्होंने किसको, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को अपने पास रिसीव कर लिया, जिससे इन न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना इम्पल्स किसको दे दिया, पोस्ट न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन और सार्कोलिमा को दे दिया। बात समझ आ गई ना। ठीक है, इस तरह से जो है वो इम्पल्स कहाँ से, इम्पल्स बेटा किसके, न्यूरॉन से कहाँ पे आ गया, मसल सेल के ऊपर। न्यूरॉन से कहाँ पे आ गया, मस्कुलर सेल के ऊपर आ गया। बात समझ आ गई ना। तो इस तरह से अब इसके आगे जो स्ट्रक्चर बेटा, इसके आगे का जो फंक्शन होगा वो अपन आगे देखेंगे किस तरह से जो है। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे इम्पल्स को किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स आया है वो कहाँ से आया है, किस ब्रेन से आया है और कैसे, मोटर नर्व के थ्रू। क्योंकि नर्व बेटा दो तरह की होती है, सेंसरी और मोटर। तो इसमें केवल कौन सी नर्व कौन से काम में आ रही है, इसमें केवल मोटर नर्व यूज हो रही है। ठीक है, इस तरह से अब बेटा इम्पल्स यहाँ तक आ गया, इम्पल्स तो आ गया यहाँ तक। ठीक है, इम्पल्स को यहाँ पे, लेकिन अब ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल है, ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल हैं, ये इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भरे हुए हैं, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भरे हुए हैं। तो यहाँ से इनको मूव करना ज़रूरी है, इनको यहाँ से हटाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको यहाँ हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कि यहाँ से कि ये डायरेक्ट जो है इनको वापस कहाँ पहुँचाना है अपने को, इस सिनेप्टिक नोब में। कहाँ पहुँचाना है, सिनेप्टिक नोब में। अब ये सिनेप्टिक नोब में कैसे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा इनका साइज जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो क्या होता है बेटा, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करता है, इस एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन सा, कोलिन और एसिटिक एसिड। एसिटाइल कोलिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कोलिन और एसिटिक एसिड। अब ये जो कोलिन और एसिटिक एसिड है, ये जो कोलिन और एसिटिक एसिड है जो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जो एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन से बने हैं, ये डिफ्यूजन से कहाँ चले जाते हैं, सिनेप्टिक नोब में। एसिटिक एसिड और कोलिन कहाँ चले गए बेटा, इस सिनेप्टिक नोब में। सिनेप्टिक नोब से एंटर कर जाएंगे कहाँ पर, एंटर कर जाएंगे कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ रहा है ना बेटा, कि जो एसिटाइल कोलिन है वो ब्रेक डाउन हो गया कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। किसमें, कोलिन और एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कोलिन और एसिटिक एसिड में। तो कोलिन और एसिटिक एसिड जो होते हैं उसका मॉलिक्यूलर साइज कम हो गया। तो क्या यहाँ पे इसके थ्रू जो होता है, ये प्री न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन के थ्रू ये एंटर कर जाएंगे कहाँ पर, सिनेप्टिक नोब में। और सिनेप्टिक नोब से एंटर कर जाएंगे कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है बेटा, कौन सा, एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज। एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज। अब ये जो एसिटाइल कोलिन सिंथेटेज है, ये इस कोलिन और एसिटिक एसिड को, कोलिन और एसिटिक एसिड को किसमें, वापस किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल कोलिन में। वापस किसमें बदल देगा, एसिटाइल कोलिन में। और एसिटाइल कोलिन में जैसे ही बदल देता है, तो यहाँ से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस एसिटाइल कोलिन को इस वेसाइकल में कन्वर्ट बंद करके और वापस से इस सिनेप्टिक नोब के अंदर सेंड कर देगा या उसको भेज देगा।
ठीक है। और यही एसिटाइलकोलिन वापस से एक नए इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करने के काम में लिया जाएगा। अब यहाँ पे बेटा ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये केमिकल के थ्रू हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड केमिकल ट्रांसमिशन। ये कैसा होगा, केमिकल ट्रांसमिशन। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने बात कर ली किसकी, यहाँ पे हमने जो सिनेप्टिक नॉब से यहाँ पे जो ये कहाँ पे ये तो आ गया कौन, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन को अपन ने वापस इसमें भेज दिया। अब यहाँ पे कौन बेटा, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया अपना इम्पल्स। इम्पल्स कहाँ पे आ गया, सार्कोलीमा पर। ठीक है। अब आगे का क्या प्रोसीजर होता है कि सार्कोलीमा पर जब आ गया कौन, इम्पल्स, जब इम्पल्स जब सार्कोलीमा के ऊपर आ गया तो जैसे ही इम्पल्स सार्कोलीमा पर पहुंचता है, जैसे ही इम्पल्स सार्कोलीमा पर पहुंचता है तो हमने एक नाम बताया था, कौन सा बेटा, हमने बताया था किसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देखा था हमने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोरेज हाउस था। ठीक है। तो जैसे ही इम्पल्स कहाँ पर पहुँचता है बेटा, जैसे इम्पल्स पहुँचेगा सार्कोलीमा पर, तो जो सार्कोलीमा जैसे ही पहुँचता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो कैल्शियम आयन है, ये जो कैल्शियम आयन है ये कहाँ पे अटैच होंगे बेटा, ये कैल्शियम आयन देख हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक्टिन प्रोटीन पढ़ी थी। ठीक है। एक्टिन प्रोटीन हमने पढ़ी थी। तो एक्टिन प्रोटीन जब हमने पढ़ी थी तो एक्टिन प्रोटीन में हमने देखा था कि उसमें एक होता है ट्रोपोनिन। क्या होता है, ट्रोपोनिन। और ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन के नीचे क्या होता है बेटा, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है। और ये जो ट्रोपोनिन है वो कितने 3 यूनिट से बना होता है। इसके अंदर एक यूनिट जो होती है वो कैल्शियम आयन के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो ये जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए हैं, ये ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जाकर के अटैच होंगे, ट्रोपोनिन के साथ जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और अटैच होते ही क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ट्रोपोनिन प्रोटीन रिमूव हो जाएगा और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज कर देगा। मतलब एक्सपोज हो जाएगी, अपने को दिखाई देना शुरू हो जाएगी कौन, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये कौन है, ये एक्टिन है। ठीक है। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। यही बात किसी करें बेटा, एक सार्कोमियर है ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, ये एक सार्कोमियर है। ठीक है। यहाँ पे बेटा अगर अपन बात करते हैं तो ये जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अपना एक कैल्शियम आयन आया, कैल्शियम आयन आकर के ट्रोपोनिन से जुड़ा, ट्रोपोनिन से अटैच होकर के ये जो है वो इसने क्या इसको रिमूव कर दिया, इसने ट्रोपोनिन को रिमूव कर दिया, जिससे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे क्या एक्सपोज हो गई, मायोसिन बाइंडिंग साइट। और जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट इससे सेपरेट होती है तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे जो है ये दिखा हमने ये भी पढ़ा था कि मायोसिन जो होता है उसके अंदर मीरोमायोसिन होता है, इसका एक हेड पार्ट होता है, उस हेड पार्ट के ऊपर क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो जैसे ही ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होती है क्या एक्सपोज होती है, तो इस मीरोमायोसिन का हेड पार्ट जाकर के इस मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग साइट का एक्टिन का जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है उसके साथ अटैच हो जाता है कौन, मीरोमायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट। मीरोमायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये दोनों आपस में अटैच हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये मायोसिन बाइंड, जैसे ट्रोपोनिन हटा, ट्रोपोनिन जैसे रिमूव हुआ तो यहाँ पे ये जो किसकी बात कर रहे हैं हम, कि जो मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन के ऊपर क्या है, हेड पार्ट है, हेड पार्ट के ऊपर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो जैसे ही ये एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट यहाँ से एक्सपोज होती है तो मीरोमायोसिन के ऊपर के हेड की पार्ट के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और जुड़ कर क्या बना लेते हैं बेटा, क्रॉस ब्रिज। क्या बना लेती हैं, क्रॉस ब्रिज।
किसका फॉर्मेशन कर लिया इसने? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लिया। किसने किया बेटा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन? एक तो जहाँ पे देखो ध्यान से देखना कि एक्टिन बाइंडिंग साइट आई, एक्टिन बाइंडिंग साइट अपना कैल्शियम आयन आया। कैल्शियम आयन कहाँ से आया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आया, वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से ट्रोपोनिन के साथ अटैच हुआ, ट्रोपोनिन से वहाँ से एक्सपोज हो गई, रिमूव हो गई। रिमूव होने से क्या हुआ कि उसमें जो है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, जिससे क्या हुआ कि जो मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन का जो हेड पार्ट है, मीरोमायोसिन का जो हेड पार्ट है उसमें से एक्टिन बाइंडिंग साइट किसके साथ अटैच हो गई? मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होकर के इसने क्या बना लिया? इसने इस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लिया। और एक क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एक एटीपी के मॉलिक्यूल का यूज होता है। हाँ, हम क्या देख रहे थे बेटा? हम देख रहे थे कि इसका मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला बेटा? कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन ने किसको एक्सपोज कर दिया? कैल्शियम आयन ने एक्सपोज कर दिया मायोसिन बाइंडिंग साइट को, विच इज प्रेजेंट अंडर द ट्रोपोनिन। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन हो गया? क्रॉस ब्रिज का। किसका फॉर्मेशन कर लिया? क्रॉस ब्रिज का। और एक क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में बेटा एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है। ठीक है, अब जैसे ही बेटा किसका फॉर्मेशन हुआ? एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस के फॉर्मेशन हो गए। अब इससे क्या हुआ कि ये जो बेटा ये जो अगर अपन बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने बात कर ली ये अपनी, ठीक है, तो ये जो जेड लाइन्स है बेटा, जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है। एक्टिन क्या करेगी? मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगी। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड होकर के ये देखो इस तरह से ये दोनों जेड लाइन क्या हो गई? एक दूसरे के पास आ गई और ये एक्टिन प्रोटीन एक दूसरे को टच कर गई। ठीक है, और ज़्यादा किसका फॉर्मेशन हो गया? क्रॉस ब्रिजेस का। किसका फॉर्मेशन हो गया? क्रॉस ब्रिज का। तो जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज बनते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है बेटा? ये जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता जा रहा है वैसे वैसे ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास में आती चली जा रही है। और ये दोनों जेड लाइनें कब तक एक दूसरे के पास में आती हैं? जब तक कि ये किसको टच नहीं कर लेती? जब तक कि ये मायोसिन को टच नहीं कर लेती है। किसको टच नहीं कर लेगी? मायोसिन को टच नहीं कर लेती है। बात समझ में आ गई ना बेटा? ठीक है, तो जैसे अब इसको अपन देखते हैं किस तरह से होता है बेटा। यहाँ पे हमने देखो सबसे पहले क्या हुआ? इसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होते ही क्या ये जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करता है, अट्रैक्ट होकर क्या करेगा? स्लाइड करेगा, जिससे दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास में आती चली जाएगी। और धीरे धीरे सबसे पहले क्या हुआ? ये एक्टिन एक दूसरे के टच हुआ। लेकिन एक्टिन कैसी प्रोटीन है? एक्टिन बेटा कैसी प्रोटीन है? एक्टिन है कैसी है? इलास्टिक। कैसी प्रोटीन है? इलास्टिक प्रोटीन है। और इलास्टिक प्रोटीन होने की वजह से ये प्रेस होगी। ठीक है, और ये तब तक जो प्रेस होती चली जाएगी, इसका मतलब ये जेड लाइन जो होती है कंटिन्यूसली एक दूसरे के पास में आती चली जाएगी। ठीक है, और ये कब तक पास में आएगी? जब तक ये किसको? मायोसिन को टच नहीं कर लेती। और जैसे ये मायोसिन को टच करती है बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। और धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन होता चला जाता है? मतलब क्रॉस ब्रिज बनते जाएंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता जाएगा और दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास में आती चली जाएंगी। ठीक है, और कब तक आएंगी? जब तक वो किसको टच नहीं कर लेती? मायोसिन को। और मायोसिन को टच करने के बाद में वो कैसा? वो स्टेबल हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा मायोसिन कैसी होती है? मायोसिन के इनइलास्टिक होती है, उसमें प्रेशर नहीं होता, उसके अंदर प्रेस नहीं हो सकती। केवल इसका जो कौन सा जो एच जोन है केवल वो डिसअपियर हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और जैसे ही दोनों जेड लाइंस ये मायोसिन को टच करती हैं कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस देखना बेटा इसका, किसका? एक्टिन प्रोटीन का। देखो एक्टिन प्रोटीन किसके कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग में कैसी होती है? लॉन्ग और थिन, लॉन्ग होती है और थिन होती है। लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन दे अपीयर्स थिक एंड शॉर्ट, दे अपीयर्स थिक एंड शॉर्ट। बात समझ आएगी ना? तो इस तरह से जो है वो क्या कंप्लीट हो जाता है? इस तरह से बेटा कॉन्ट्रैक्शन का ये जो मैकेनिज्म किसकी? मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चलो, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है।
ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमने देख लिया। तो एक बार इसको और अब बात करते हैं किसकी, रिलैक्सेशन की। किसकी बात करेंगे, रिलैक्सेशन की। तो जो रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। जस्ट क्या होता है, इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। कैसे, अगर अपन बात करेंगे जैसे बेटा यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं बेटा, ये क्रॉस ब्रिजेस क्या करते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिजेस का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज टूटते रहते हैं, वैसे वैसे दोनों जेड लाइन वापस अपने पहले जैसी कंडीशन में आना शुरू हो जाती है, मतलब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली दे अपीयर देयर इन नॉर्मल पोजिशन, दे गेट देयर नॉर्मल पोजिशन, अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं, और रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है बेटा, कि जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज टूटते हैं, जैसे जैसे क्रॉस ब्रिज टूटते हैं, वैसे वैसे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अपोजिट हो गया बेटा, ध्यान रखना, क्रॉस ब्रिज के बनने से, एक क्रॉस ब्रिज के बनने से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एक क्रॉस ब्रिज के टूटने से एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एक क्रॉस ब्रिज के टूटने से, एक क्रॉस ब्रिज के टूटने से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एक क्रॉस ब्रिज के बनने से एक एटीपी का यूज होता है। बात समझ में ना, एक क्रॉस ब्रिज बना, इट मीन्स एक एटीपी का यूज हो गया, और एक क्रॉस ब्रिज टूटा, इट मीन्स एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने बेटा क्या देखा इसके अंदर, मैकेनिज्म के अंदर। और एक चीज इसमें यहाँ और ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है, और कौन सा, कि जो एक्टिन है जो माइसिन के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एंड इज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड हक्सले। द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी was proposed by Huxley and Huxley, in which actin filament slides over the myosin filament। ठीक है, इसमें क्या बेटा, इसमें कौन स्लाइड कौन हो रहा है, एक्टिन, किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, इस तरह से बेटा ये कंप्लीट होता है किसका प्रोसेस, ये अपने मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम देखते हैं कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि किस में यूज आती हैं बेटा, स्केलेटल मसल्स आर यूज्ड इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो एंड द स्केलेटल मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनको फिर से टू टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट white muscles and second red muscles। बात समझ रही ना, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कि व्हाइट मसल्स और रेड। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो दो टाइप की हो गई, कौन सी, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स। अब बेटा इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो व्हाइट मसल्स होती हैं, व्हाइट मसल्स बेटा इनमें मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, कौन सा, मायोग्लोबिन, विच इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, तो व्हाइट मसल्स जो होती हैं, व्हाइट स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, इनमें बेटा क्या एब्सेंट होता है, मायोग्लोबिन इनमें एब्सेंट होता है। और ये जो मसल्स होती हैं बेटा, ये कोई भी फंक्शन जब करेंगी तो क्या ये फंक्शन करती हैं रैपिडली। कैसे करेंगी, रैपिडली बट फॉर शॉर्ट टाइम, रैपिडली बट फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए करेंगे लेकिन फास्ट वर्क करेंगे, रैपिडली वर्क करेंगी। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं इसकी बेटा, रेड मसल्स। रेड मसल्स बेटा ऐसे मसल्स होती हैं जिनमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन दे अपीयर्स रेड इन कलर। ये कलर में कैसी होती हैं, रेड कलर की दिखाई देती हैं, किसकी वजह से दिखाई देती हैं, इस मायोग्लोबिन की वजह से। और ये जो रेड मसल्स होती है बेटा, कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, और ऐसे ऑर्गन, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जो ऐसा फंक्शन करती हैं जो कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन, इनमें जो भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लोली
धीरे होगा बट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। धीमे होगा लेकिन अब इसकी बात करें तो वाइट मसल्स होती हैं उसमें क्या हो रहा है बेटा, रैपिडली वर्क हो रहा है, फास्ट हो रहा है और रैपिडली हो रहा है। इट मीन्स लेकिन कम टाइम के लिए हो रहा है। कैसे हो रहा है, कम टाइम के लिए हो रहा है। सो ये जो मसल्स होती है बेटा इनमें फैटिग जल्दी हो जाती है, मतलब जल्दी थक जाती हैं। और ये जो रेड मसल्स होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन, ये क्या करती हैं, ये काम धीमे करती हैं बट काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए करती हैं और ये थकती नहीं है जल्दी से, इनमें थकावट नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से बेटा हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम मस्कुलर सिस्टम, हमने क्या देखा, मस्कुलर सिस्टम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा, स्केलेटल सिस्टम की।